हमने दो फॉर्मूले बनाए थे। एक बनाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, जब हम उसको प्लस करते हैं तो क्या हो रहा है और माइनस करते हैं तो क्या हो रहा है, दो कंडीशंस थी उसकी। ठीक है, अच्छे से आइए। हो गया इतना? जो स्टूडेंट्स नहीं थे लास्ट क्लास में वो इसे राइट डाउन कर। कैसे आएगा ये भी मैंने बताया था उस दिन। इस चैप्टर को करने के लिए बस आपको इतने फॉर्मूले लर्न करने हैं, बस आपका सारा एप्लीकेशन इन्हीं फॉर्मूलों के लेके होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके लिए लगाते हैं, इसके बाद लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएंगे हम लोग। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मैंने उस दिन कराया था आपको। अब आप देखिए कि इसको करना है हमें, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। पहला हमारा क्वेश्चन यही अराइज होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है a प्लस 1/a, और यहाँ क्या निकालना है आपको, a क्यूब माइनस 1/a। अगर ये सपोज है यहाँ पे प्लस होता तो हम इसी का क्यूब कर देते, a प्लस b का होल क्यूब, ये लगा देते, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आपको, माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है। इस वजह से अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाए a माइनस 1/a, अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए तो हम क्यूब कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें ये कैसे ऑब्टेन होगा, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। यहाँ पे a आपका है a और b क्या हो जाएगा 1/a। अब यहाँ पे पुट करके देखिए क्या आता है। आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, जो अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया है ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है कि किस तरीके से न्यूमेरिकल में वो यूज होता है। फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, लेकिन वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो किसी न किसी रूप में आप उस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। यूज कैसे करते हैं यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका एप्लीकेशन पार्ट है फॉर्मूले का। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये जो वैल्यूज ए बी की गिवन है आप यहाँ पुट करिए, देखिए क्या आता है, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4a 1/a। हमने कुछ नहीं किया है, ये जो फॉर्मूला है इसमें सिंपल हमने क्या किया है, a की जगह a रखा और b की जगह क्या रखा है 1/a, तो हमारा ये बन गया। अब हमें इसमें देखिए a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू गिवन है √13, ये हम यहाँ पुट कर देंगे, √13 इसका होल स्क्वायर माइनस, ये हमें क्या करना है, निकालना है 4। अब यहाँ से a इससे कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ
उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू ये अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर 13 होगा। हम 13 का स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं आपसे, अंडर रूट 13 का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगा और माइनस 4, ठीक है। हम इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले आएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, अगर ये माइनस सपोज दैट नहीं है, आपके कहने का मतलब है हम इसको यहाँ ऐसे कर देते ऐसे कर देते, यही बात है ना। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 9। तो a माइनस 1/a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। जब बोथ साइड स्क्वायर हो जाता है तो हम जब कंपेयरिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर है, ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। जब हम कंपेयरिंग करेंगे a माइनस 1/a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, हमें यही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब दोनों साइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। आप दोनों साइड क्यूब करिए, a माइनस b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b, ठीक है। अब क्यूब करिए ऐसे ही, अपनी कॉपी में फटाफट किया करिए, ब्लैक बोर्ड पे कम देखिए और अपनी कॉपी में ज्यादा करिए। ये जब फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है, आप जितना रखेंगे उतना ही सीखेंगे। एक बार गलत करेंगे दूसरी बार अपने आप सही हो जाएगा, आपको अपनी गलती अपने आप पता चलेगी कि यहाँ पे आपसे गलती हो रही है। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करिए a माइनस 1/a होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a और b यहाँ पे क्या है 1/a, a माइनस 1/a, ये हमको कितना मिला हुआ है 3, ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा और a माइनस 1/a कितना है 3। अब ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 यहाँ रखा हमने, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 9। इसको उधर ले जाइए, 10 के ऑप्शन हो जाएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 9 कितना हो गया 36। यही आपको निकालना था। इसमें देखिए पूरे क्वेश्चन में आपके दो फॉर्मूले यूज हुए, एक ये यूज हुआ है और एक ये यूज हुआ है। अगर हमारा यहाँ पे प्लस होता तो हमारा यहाँ तक में क्वेश्चन खत्म हो जाता, क्योंकि हम सिर्फ ये जो स्टेप हमने यहाँ पे अप्लाई किया है a माइनस b का होल क्यूब, हम यहाँ अप्लाई कर देते a प्लस b का होल क्यूब। हमें यही फाइंड आउट करना था, हम कर लेते, इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी, ये दी हुई थी, तो हमें ये नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे पास a माइनस 1/a नहीं था, इसलिए हमें ये एक स्टेप बढ़ाना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। सारी चीजें समझ आ गई, फॉर्मूले अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लीजिए, उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा करेंगे तो अपने आप आपको आने लगेगा, ठीक है। हो गया।
क्वेश्चंस पे चलेंगे हम लोग। इसे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले सोचिए क्या करना होगा इसके लिए। सबसे पहले क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन यही है राइट साइड का, ठीक है। सोचिए इसमें क्या करना होगा। पहले यहाँ पे देखिए 6 है। अब 6 अगर हम देख रहे हैं तो 6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 हो रहा है। इसका मतलब है हमें एक बार क्यूब करना होगा और एक बार स्क्वायर करना होगा। इतना देखने से हमें ये समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे 2 स्टेप्स यूज करने हैं, फर्स्ट क्यूब देन स्क्वायर। अब हम पहले कौन सा यूज करेंगे, बाद में कौन सा यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमें क्या वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले क्यूब करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्यूब करिए, इसको आएगा ही। और आप लोग करके देखो, पहले जल्दी जल्दी करो, आपको आना चाहिए इतने दिनों में। क्यूब करके देखो फटाफट। अब तक ये फॉर्मूला लिख जाना चाहिए था, अप्लाई हो जाना चाहिए। क्वेश्चन लिख गए, तुरंत करना शुरू कर दिया करिए आप। -7 -9 कितना आएगा? 18। आपका ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता था कि जैसे आपको ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती थी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता था। एक स्टेप हमने और राइज किया इसको, और रेस करने के बाद हमने इसको 6 बना दिया था। अब हमें अगर 6 निकालना है, देन क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आपने दोनों साइड क्यूब किया, देन अब दोनों साइड हम स्क्वायर करके देखेंगे कि क्या आएगा। हमें स्क्वायर इस स्टेप का करना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमारा a क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 a की पावर 6 प्लस 2a क्यूब मल्टीप्लाई 1/a क्यूब। अब देखो कुछ कट रहा है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना मिला हुआ है, 18। हम यहाँ पुट कर देंगे 18। ये 18 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 प्लस, यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, कितना हो गया, 18 का स्क्वायर कितना आएगा, 324 इक्वल टू a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 प्लस 2, देन a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 इक्वल टू 324 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। कहाँ गड़बड़ की थी आपने, आंसर रॉन्ग आया था ना, इनडायरेक्टली हो रहा था। आपको यही करना है, आपने हो सकता है स्क्वायर पहले कर दिया हो या ऐसा कुछ। हमें वैल्यूज देखनी है कि हमें क्या क्या गिवन है। अगर क्वेश्चंस में हमें जिसकी वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पुट अप करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू दी होती तो हम पहले स्क्वायर कर लेते, लेकिन वैल्यू हमें जिसकी दी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। हो गया,
आध क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए। अब देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा। करिए देखें सबसे पहले आंसर कौन बताता है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जैसे किया गया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। सही है, और लोग सभी लोग करके बताओ। जिसका हो गया है वो a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6 भी निकालें। उसके बाद इसी क्वेश्चन के लिए a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6 जिसका हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वो पहले क्यूब वाला करें। सही है। आंसर मिलने लगे तो समझिए स्टूडेंट को समझ में आना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास है? बाकी तो पुराने हो ना, करो फटाफट। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें दोनों साइड सबसे पहले आपको क्यूब करना था और कुछ नहीं करना था। जिसका हो गया ठीक नहीं, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? √5 का क्यूब। इसका क्यूब का मतलब क्या है? जैसे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले उसको समझिए कि जैसे सिंपल क्यूब आ गया तो आप लोग कर ले जाते हैं, लेकिन अगर रूट आ गया, पॉइंट आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे किस तरह से करना है। क्यूब का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल यहाँ पे क्यूब लिखा है जिसका मतलब वही संख्या को आपको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा मतलब ये होता है। ये किया हमने। अब ये दोनों मल्टीप्लाई का क्या मतलब आएगा? 5 √5 मल्टीप्लाई √5 मींस 5, और ये क्या है? √5 बचा हुआ है तो इसका मतलब है √5 का होल क्यूब आ जाएगा 5 √5। अब हम दोनों साइड कर रहे हैं तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? √5। यहाँ हमारा कितना आया हुआ है? 5 तो यानी a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बस यही पूछा गया था आपसे। जब पहला सेगमेंट हमने जो पूछा था आपसे यही है, इतना ही करना था। अब अगर हमने 6 पूछ लिया तो आपको क्या करना था? इसी का स्क्वायर कर देना था बस। a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू 2 ये आपका एक्सप्रेशन बना हुआ है। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब स्क्वायर इक्वल टू अब 2 इसका स्क्वायर कितना आएगा? 20। कुछ लोग के पास से आवाज आ रही है, कुछ लोग के पास से नहीं आ रही है। आप समझिए क्यों नहीं आ रही है, इसको समझिए। 2 इसका मतलब है, अभी मैंने आपको बताया है, इसको 2 बार आपने लिख दिया इस तरह से। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो समझिए कैसे करते हैं। हमने 2 बार लिखा इसको, 2 2 4 और ये √5 क्या हो जाएगा? 5 आ गया 20। ऐसे ही सब बता रहे हैं 20। जो आंसर अभी आया था 20 आप लोग के बीच से, वो ऐसे ही आया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6 प्लस 2 a क्यूब 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू 20। अब यहाँ से देखिए कट हो रहा है,
a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6 इक्वल टू 20 माइनस 2 इक्वल टू 80। यही बताया था इन बच्चों ने। इन बच्चों ने 2 मिनट में निकाल दिया। आप सब भी निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। बस जब भी पावर 6 का क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ लेना है कि सबसे पहले आप होल क्यूब करेंगे, देन उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। हो गया? यहाँ में तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि पावर 6 कैसे आ रहा। यहाँ पे क्यूब है, जब हम उसका स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो 3 2 जा 6, ऐसे 6 बनता है। ट्राई करिए इसे सॉल्व करके आंसर बताना। पावर 4 है, ये पावर 4 है, नीचे स्क्वायरिंग है। एक सेकंड, 6 बाय 5 5 पूरा सॉल्व करके आंसर बताना है आपको। मैं 4 ऑप्शन भी देती हूँ आपको। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए बी सी डी। इन्हीं में से आपको एक आंसर बताना है। चलिए स्टार्ट, ठीक है? क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको करना क्या है। सबसे पहले ऊपर देखिए पावर 4 दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि नीचे जो डिजिट होती है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में जो नीचे डिजिट होती है वो ऊपर वाले डिजिट के साथ कट हो जाती है। तो हमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना होता है कि वो कट जाए उससे। तो हमें पावर 4 है, इसका मतलब ये हमें दिख रहा है कि अगर इसमें कुछ ऐसा हम जोड़ दें और कुछ ऐसा घटा दें तो हमारा स्क्वायर बन जाए। क्या जोड़ना घटाना होगा सोचिए, सोच नहीं पा रहे हैं आप लोग। जैसे ये आपका 6 बाई 5 की होल पावर 4 है, 5 बाई 6 की होल पावर 4। अगर हम इसको स्क्वायर बना रहे हैं, सपोज मान लीजिए स्क्वायर हम बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें स्क्वायर में किसकी कमी है? सबसे पहले ये सोचिए, एक तो 2, यहाँ पे ए बी क्या होंगे हमारे? अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सोच रहे हैं तो क्या होगा? ए और बी, उसकी वैल्यू सोचिए, 6 बाई 5 का होल स्क्वायर, 5 बाई 6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया है आपका? 6 बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 बाई 6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये आपका बन गया। लेकिन अगर हम कोई टर्म कहीं जोड़ते हैं तो उसको घटाना भी पड़ता है, क्योंकि हम अपने मन से जोड़ नहीं सकते हैं। जो एक्सप्रेशन, जैसे हम कहीं अगर अपॉन भी है
मान लो स्क्वायर बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए, तो वही डिजिट हमें नीचे भी सेम वही काम करना होता है, क्योंकि हम एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पे ये जोड़ा है तो सेम डिजिट हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा प्लस माइनस करने से। ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये डिजिट आपकी इतना आपको स्क्वायर दिख रहा है और इतना आपको ये कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 -2 और ये +1 कितना हो जाएगा, -1। और ये जो नीचे बच रहा है उसको यहाँ लिख लो, इसके नीचे अब यहाँ पे देखिए 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका a ये है और b ये है। अब इसको आप खोल के देखिए, देखिए यही बन रहा होगा आपका। पहले इसको खोल के एक बार देख लीजिए, ये आपका a अगर ये है और b ये है, अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यही आएगा, क्योंकि अगर a आपका ये है, जब हम इसका फिर से फर्दर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक का एक्सप्रेशन आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। अब माइनस हम कर रहे हैं, ये वाला माइनस हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यू रिवर्स में है। 6 स्क्वायर ऊपर है, 6 का स्क्वायर नीचे है, ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये कट हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, बस 2 बच रहा है। ये -2 और ये +1 कितना हो जाएगा, -1। जो डिजिट हमारी बड़ी होती है उसी का सिंबल आता है हमेशा। जैसे एग्जांपल के लिए -48 + 8 आप कर रहे हैं, तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, 40 तो सबको समझ में आ गया। और -6 इसलिए आएगा क्योंकि ये नंबर आपका बड़ा है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है। वही सेम यहाँ पे अप्लाई हुआ है, -2 है, ये +1 है, इसलिए यहाँ पे आएगा -1। नीचे क्या है आपका 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर +1। अब ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए आपको एक फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से नहीं दिख रहा है, अरे बैठ जाने दो, अच्छा वहां से यहाँ बैठ जाओ, यहाँ कौन था, यहाँ बैठो, यहाँ भी बैठ सकते हो, आप फालतू पीछे पीछे बैठते हो, सही से नहीं दिख रहा था। ब्लैक बोर्ड पे जितना पास रहोगे उतना ही अच्छा दिखाई देता है। वैसे बैंक बेंचर सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, जो बैक बेंचर होते हैं पीछे वाले, ऐसा कहते हैं, पता नहीं, मैं भी ऐसे पीछे बैठती थी हमेशा, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, आगे भी खतरा रहता है, बस बीच में ही ठीक रहता है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं आप। ये यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा, इसे हटा दूं क्या, ये लाइन हटा देती हूँ। यहाँ से हम लोग यहाँ, अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, अगर हम इसको पूरे को a मान लेते हैं, इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, 1 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो भी हमारा 1 होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर हम इसका भी स्क्वायर लिखते हैं देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ अगर अप्लाई करते हैं a प्लस b, a माइनस b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे जैसे आप लिख के पहले देख लीजिए, 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको जो है का होल स्क्वायर ये है -1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ये पूरा एक्सप्रेशन आपका यहाँ क्या है, ए है, और ये एक्सप्रेशन क्या है, बी है। इसे हम मान रहे हैं ए और इसे मान रहे हैं बी। सेम यही चीज लिखी है जो यहाँ लिखी थी, वही हमने यहाँ उतार दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेम यहाँ पे लिखो इस फॉर्मूले में ऐसे ही 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। अब नीचे देखो कुछ कट रहा है, देखो एक एक्सप्रेशन आपका पूरा पूरा कट हो जा रहा है, जो नीचे लिखा हुआ था एज इट इज आपको यहाँ मिल गया। अब एक एक्सप्रेशन आपका ये बच रहा है, बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें, और ये एज इट इज यहाँ से कट हो गया। तो आपका यहाँ क्या बच रहा है, 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, देखिए कौन जल्दी करता है। हाँ सही है, 1021/900, दिस इज करेक्ट। कैसे किया इन्होंने ये भी देख लो, जैसे सबको तो आएगा नहीं। 36/25, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। -1, जब आपने इसका एलसीएम किया तो यहाँ कितना आ गया 900, यहाँ क्या आ जाएगा 36 × 36, यहाँ आ जाएगा 25 × 25 माइनस 900। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1021/900, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो ही हो पाएगा। और आपके लेवल में इससे जो है तभी क्वेश्चन आएंगे, ये आपका इनिशियल है बिल्कुल। आप ये मत मान के चलिए कि क्वेश्चन टफ है, ये इजी क्वेश्चन मैं इसलिए अभी आपको करा रही हूँ कि आपका एक बार हाथ सेट हो जाए, आपको कम से कम फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए और आप सीख जाए। अभी 50% लोगों को ये भी बहुत टफ लग रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन अभी नहीं ले सकती। टफ ले लूंगी तो परेशान हो जाएंगे आप। ज्यादा नहीं, 2-3 क्लास में बिल्कुल ये जैसे आज दूसरी क्लास है, अब आपको जो मैंने आज पढ़ाया, जो पहले पढ़ाया था, अब आज इजी लग रहा होगा। जैसे 1-2 बार आप और कर लेंगे फिर इजी लगने लगेगा। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी में फिर से देखिए उसको कैसे किया है आपने। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। इसके बारे में मैंने उस दिन बताया भी था, अभी देखते हैं कितने लोगों को याद है, ये भी चेक करते हैं। ये आपका क्या है, लीनियर
इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी चर की बात करते हैं, तो इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं आपके वेरिएबल्स आपके x और y, जिसकी वैल्यू ये इक्वेशन जो है, अगर x और y को अगर हम चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन का नेचर, उसकी वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी। सपोज दैट दो इक्वेशन है हमारे पास, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें जो कांस्टेंट है हमारे पास a1 b1 c1, यहाँ पे है a2 b2 और c2। इन सब की वैल्यूज अलग अलग हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सबको डिनोट किया है 1 से, क्योंकि ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है, तो हमने इसमें सब में 2 लगा दिया है। अगर हम यहाँ पे करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये अगर डज नॉट इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे उसने बताया था, मैंने बताओ, केवल एक हल, अद्वितीय हल, आपके बुक में लिखा होगा अद्वितीय हल, केवल एक हल। इसका मतलब है कि जब ये इक्वल नहीं होगा तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लो इसका, 4x plus 3y plus 7 equal to 0, 2x plus 6y plus 14, 15 equal to 0। अब यहाँ पे क्या है, आपके सारे ये a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 सबकी वैल्यूज अलग अलग है। अब यहाँ पे हम ये जब निकाल के देखेंगे, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसको कर रहे हैं 4/2 इक्वल टू 3/6, ये कितना आ रहा है? इसको कट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसको कट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1/2। इसका मतलब इक्वल नहीं है, ये डज नॉट इक्वल, इसका मतलब ये कंडीशन को फॉलो अप कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब है कि अब x की एक वैल्यू मिल जाएगी और y की एक वैल्यू मिल जाएगी। जब इसको इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे देन यू गेट x की वन वैल्यू और y की एक वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। नाउ केस सेकंड की ओर मूव करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन है आपकी, तो इसमें हमने क्या बताया था आपको? बोलिए जल्दी, अनेक हल। चलो कुछ लोगों ने रिवाइज किया, जब ऐसी कंडीशन होगी आपकी तो उसकी वैल्यूज कई सारी आनी शुरू हो जाएगी। ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन देके ये नहीं पूछेगा कि इसकी वैल्यू निकाल के दो, ये सारी चीजें नहीं पूछेगा, बस एक लाइन में ये लिखा होगा, एक पहले ऑप्शन में लिखा होगा अद्वितीय हल, दूसरे में लिखा होगा अनेक हल, थर्ड में लिखा होगा कोई हल नहीं, और फोर्थ में कुछ और लिख देगा, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का एक ऑप्शन बस एक लाइन का ये है, और इस टाइप में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में आपके पास ये इक्वेशन इस टाइप की रहेगी, आप ये निकाल के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या फुलफिल हो रहा है। केस थर्ड, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होगा? कोई हल नहीं। आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है कि ये तीनों कंडीशन और उस कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है, बस। अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो एक लाइन का बस ये
द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका जो है द्विघात समीकरण क्या होता है? लीनियर इक्वेशन आपने देख लिया। लीनियर इक्वेशन का कभी कभी जैसे प्लॉट वगैरह भी आपसे पूछते हैं, जैसे ये है आपका लाइक दिस। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपके पास बने हुए आ गए, तो ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। अब अगर आपके पास 3-4 ग्राफ बना के दे दिए और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा लीनियर इक्वेशन का प्लॉट है। अभी आपको अगर नेचर समझना हो, जैसे ये सब इस तरह का प्लॉट दे दिया आपको और जो है इस तरह का निकाल दिया, कुछ हाइपरबोला, कुछ लाइक ये ज्यादा स्टिफर दे दिया, कुछ कम स्टिफर दे दिया, इस तरह से तो आपका पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और ये लीनियर इक्वेशन इस तरह से बहुत सारे हो जाते हैं। तो आपका जो लीनियर इक्वेशन का प्लॉट है वो ऐसे नेचर का जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। और जो ये होता है, अगर जैसे यहाँ पे देखिए ये बीचों बीच जाता है, यानी ये क्या होता है ओरिजिन, इसको क्या कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पे अगर आपसे पॉइंट्स पूछे जाए तो क्या पॉइंट रहते हैं 0 0, क्योंकि यहाँ से आपकी x की शुरुआत हो रही है वो इस पॉइंट पे, और y की शुरुआत है वो भी कहाँ पे यहाँ पे, यानी जो हमारा पॉइंट है x में भी मूव नहीं किया और y में भी मूव नहीं किया। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं वो 0 0 होते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए अब अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये y में मूव किया है इसने, लेकिन x में क्या है 0 है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट आपसे पॉइंट्स पूछते हैं तो क्या होगा, जैसे अगर ये y मान लीजिए y में इसने इतना मूव किया, किसी कुछ वैल्यू होगी 2 3 1 जो भी होगी, तो y में इसने ये मूव किया, ये आपका ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो इसके पॉइंट्स क्या आएंगे x और y पे इसने मूव नहीं किया। यहाँ पे देखिए y आपका ये लाइन है, अगर इस लाइन पे जब ये हम डाल रहे हैं लाइन अपनी, हम इस लाइन का जो पॉइंट है उसको चेक करते हैं कि वो कहाँ कट कर रहा है x और y पे। और जो ये होता है इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं इंटरसेप्ट या स्लोप, दोनों में से बताइए। इंटरसेप्ट जो आपका ये होता है, जैसे हम लिखते हैं इक्वेशन y = mx + c, ये क्या होता है, ये क्या है इंटरसेप्ट, ये क्या होता है स्लोप। दिस इज स्लोप, दिस इज इंटरसेप्ट। और ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन है y = mx + c के फॉर्म में। y आपका y एक्सिस में जितना मूव किया वो y है और x एक्सिस में जो मूव किया वो x है। और जो एंगल बनाया उसने, जैसे ये लाइन आपकी यहाँ गई है तो यहाँ इसके साथ मतलब y ने x के साथ जो एंगल बनाया है वो क्या है आपका स्लोप। जितना जो है यहाँ पे एंगल होगा आपका वही ये वैल्यू होती है आपकी m। और इसने जो यहाँ पे कट किया, जैसे इसको देखें हम यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, जैसे थीटा, यानी ये इसका स्लोप है। और ये जो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है इंटरसेप्ट। एक इक्वेशन जैसे आपको इक्वेशन दिया उसमें आप देखना सीखिए कि कौन सी चीज क्या है। ये आपके पॉइंट्स हो गए और इसने जितना यहाँ पे जितना वैल्यू ये होगी ये इसका इंटरसेप्ट है। और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना हुआ है ये आपका क्या है स्लोप है। 3 चीजें हम इस ग्राफ से अपने देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण क्या होता है बताइए। ऐसे समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 2 वो क्या कहलाएंगे इक्वेशन। जैसे लिखते हैं एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताइए द्विघात समीकरण का एग्जांपल। ये से बोलिए बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है, एग्जांपल तो चाहे जितने बना लीजिए आप।
मैक्सिमम पावर कितनी निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण से आपको एक कंडीशन देती, मान लीजिए एक देती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये गिवन है आपको, और b इक्वल टू माइनस सी। अब ये कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको बताना है। कैसे बताइए, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए, तो सोचिए आपको ये 2 कंडीशन दी है और पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, ये आपसे पूछा जाता है। ये आपका जैसे b इक्वल टू माइनस सी है, अगर हम इसमें पुट करते हैं, ये 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। अब एक b इक्वल टू माइनस सी, इसका मतलब हो गया b प्लस सी इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन आपको ये दी हुई है। तो यानी अगर हम b प्लस सी रखते हैं तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो 0x² प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, bx प्लस c। तो आपका ये जो इक्वेशन आया है ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। अब यहाँ पे देखिए जो पावर 2 था अब नहीं रह गया, ये 2 कंडीशन देने की वजह से ये पावर 2 आपका खत्म हो गया। इसका मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ये नहीं होगा। इस तरह से अलग अलग कंडीशंस देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये द्विघात समीकरण होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे डी को क्या कहते हैं, विविधकर, उसने बताया हमें डी को विविधकर कहते हैं। आप बेटा अभी क्यों आ रहे हो, कहाँ पढ़ते हो, कोशिश किया करिए टाइम से आने के लिए, नहीं तो जो चीज छूट जाती है वो समझ में नहीं आती। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें भी मैंने उस दिन आपको 3 कंडीशन का जिक्र किया हुआ था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 कंडीशन है, अगर इक्वल 0 होता है पहली कंडीशन, दूसरी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आपका जो ये विविधकर होता है 3 कंडीशन इसकी होती है। एक होता है इक्वल टू 0, एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा। अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, आपकी ये जो इक्वेशन है इसके 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। ये जो इक्वेशन है आपके 2 मूल हैं इसके, अल्फा और बीटा। अगर इसका जो है 2 फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, अभी बताएंगे। आपके जो 2 मूल हैं इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों मूल आपके इक्वल हो जाएंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक का क्या मतलब है, नंबर जो आएंगे आंसर वो क्लियरली आपके नंबर्स में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक वर्ड आता है ना, ऐसे लिखा होता है कहीं कहीं आई, अगर आई लिख के आया, आई यानी आपका इस केस में आता है इमेजिनरी काल्पनिक जो वर्ड आता है, वहां ये आई लिख के आता है, वो आपका इस केस में आएगा, तब यहाँ पे वास्तविक को नहीं माना जाएगा, ये इस केस में काल्पनिक होगा। ये 2 केस ऐसे आते हैं जिसमें वैल्यू आपको वेल डिफाइन होगी कि वैल्यू कितनी है, वास्तविक हो गया और मूल क्या होंगे
रखते हैं आपको एक आंसर मिलेगा। इस केस में क्या होगा, मूल आपके वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, जो वैल्यूज मिलेगी वो डिफरेंट होगी आपकी। ठीक है, जो वैल्यूज मूल की मिल रही है आपकी वो अलग अलग होंगी, क्लियर होंगी। इसमें क्या होगा, काल्पनिक होगा। जैसे आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये पढ़ते हैं ना, ये इसी केस में लगता है जब काल्पनिक हो जाता है। तो एक बार हम प्लस रख के निकाल देते हैं और एक बार माइनस रख के निकाल देते हैं, तो दो वैल्यूज हमें तब भी मिल जाती हैं। लेकिन आपका ये यहाँ पे अप्लाई होगा। इसका मतलब कोई इक्वेशन आपको दी हुई है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, विविधता निकालेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि उसमें हमें कितने मूल मिलने हैं और हमारा आंसर वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। ये दोनों चीजें तभी क्लियर हो जाएगी। ये नोट कर लिया। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको और देखने हैं। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, -b/a। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। कोई इक्वेशन आपको दी है वहां से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक ले लो, 4x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसमें मूलों का योग और गुणनफल दोनों निकालिए, दोनों इक्वेशंस के लिए। मूल को इंग्लिश में मूल आपके क्या होते हैं, रेडिकल पूछना होता है, रूट्स। आप लोग को हिंदी में पढ़ाना है, इसलिए मैं हिंदी के वर्ड्स ज्यादा यूज करती हूँ। हाँ, जहाँ पूछेंगे वहाँ वो दोनों। जैसे उसमें मैंने इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज किए तो लोगों को लगा नहीं हिंदी में हमें चाहिए, तो हमने कहा ठीक है हिंदी, लेकिन जानना चाहिए दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे मूलों का योग निकालिए और गुणनफल दोनों निकालिए। यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 9, c इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं यानी b/a, तो कितना आ जाएगा -9/4 और c/a करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/4। ये आपका हो गया मूलों का योग और ये क्या हो गया गुणनफल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग करते हैं तो क्या आ जाएगा -b/a। ये माइनस पहले से है और b इक्वल टू -5 रखेंगे अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 5/2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। c कितना है 3, a कितना हो जाएगा 2, यानी मूलों का योग इसमें आ रहा है 5/2 और इसमें कितना आ रहा है 3/2। एक नंबर में जैसे छोटा मोटा क्वेश्चन कभी कभार जो है जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन
टफ रखे जाते हैं, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का ही टाइम पीरियड है। उस 2 घंटे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं जो कि तुरंत देखते ही आपको छोटे मोटे फॉर्मूले बना के निकल आए। जैसे ये तो आप देखते ही निकाल लेंगे। तो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो देखते ही आपके निकल आए। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए उसका, बस कि हमको किस तरह से इसको निकालना है। ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है fx, इसमें पूछ रहा है कि हम x माइनस 2 इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आप x माइनस 2 से कर रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा। जैसे आपको सबसे पहले वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है कि शेषफल कितना हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे। अब इसमें से आंसर पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे। अभी वैल्यूज नहीं पूछ रहा है, अभी एकदम छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो शेषफल होगा उसकी वैल्यू कितने के इक्वल होगा। आपका एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है fx और आपको ये दिया हुआ है x माइनस 2 से आप भाग दे रहे हैं, तो हम जिससे भाग देते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी x इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो जो fx की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी f2। इसका मतलब जो शेषफल होगा वो आपका f2 होगा। अब आपका शेषफल आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए x इक्वल टू 2, आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू शेषफल की कितनी होगी। पुट करके देखिए कितना है 25। ठीक है, 25। कभी कभी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं पूछता है, बस यही पूछ लेगा कितनी वैल्यू शेषफल की होगी। अब जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, मान लीजिए इससे हमें भाग देना है fx को और पूछ रहा है कि शेषफल की कितनी वैल्यू होगी। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पता हो तो नहीं कर पाएंगे। अभी आपका ये 3x इक्वल टू 2/3 यानी fx, अब यहाँ पुट कर दीजिए 2/3 इस x की जगह। बस शेषफल इतनी वैल्यू अगर हम पुट कर दें अपने फंक्शन में तो हमारी वही जो है वैल्यू शेषफल की हो जाएगी। जो आपका चैप्टर 6 है और 7 है ना, इससे जो है चैप्टर तो इसमें बहुत सारे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं पार्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी भी है छोटे छोटे क्वेश्चंस आने की। यानी जो नंबर हम गेन करते हैं जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करें उसी से नंबर गेन करें। कभी कभी जैसे आप लोग जब एग्जाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक ए सेक्शन होता है, बी होता है और सी होता है। ए सेक्शन तो सभी के लिए जनरली कॉमन होता है, बी सेक्शन इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने के लिए दे दिए जाते हैं।
हर क्वेश्चन के 3 नंबर और 4 नंबर इस तरह से डिफाइन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया उसका मान लीजिए 7 नंबर, लेकिन आप बहुत अच्छा भी लिखेंगे तो भी 1-2 नंबर कट होके 5 नंबर ऐसा मिलेंगे 7 में से। लेकिन ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं यही आपके नंबर इलोबरेट करते हैं, इसी से आपके नंबर बढ़ते हैं। क्योंकि आपको अगर आप बहुत अच्छा लिखे 4 नंबर का क्वेश्चन है मान लीजिए, आपने अगर थोड़ा भी ठीक ठाक सा मीडियम सा लिखा 2 नंबर तो मिलेंगे आपको। अगर 2-2 नंबर अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके 10 नंबर 12 नंबर हो गए। अब बहुत अच्छा लिखेंगे तो 3-3 नंबर जोड़ लीजिए। देखने को मैम कहा इसमें नहीं बता रहे, जनरल बता रहे हैं, जनरल बात बता रहे हैं, अभी कोरिलेट कर रहे हैं आपकी बात। जैसे इसमें इसके कोरिलेट कर रहे हैं कि जो आपके इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं 80 क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। जो आपका इजी सेगमेंट है वो यहीं से कंसीडर होगा, क्योंकि आपका जो 6 और 7 चैप्टर है ये 10th लेवल का है। 10th लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं, इसमें जो नंबर बढ़ाते हैं आपके वो छोटे छोटे क्वेश्चंस ही बढ़ाते हैं। जो कि हमारे जो इजी क्वेश्चन होते हैं अगर पेपर में हमारा वो गलत नहीं होता है तो वो मार्क्स हमारे इंक्रीज होते हैं। यानी हमें छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हमें सही करके आना है, वो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो टफ है वो सभी के लिए टफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए टफ है। अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो वो सभी को करने में दिक्कत होगी, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कर लेंगे, तो एटलीस्ट वो आपका गलत ना हो। मेरा बताने का मतलब यही था कि जो इजी सेक्शन है आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को, अभी जो मैंने आपको बताया कि नोट्स बनाना है उसको प्रॉपर, इसमें जैसे फॉर्मूले जितने मैं बता रहा हूँ उसको एक जगह लिख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए और 1-2 क्वेश्चन उस टाइप के उसमें जरूर लगा दीजिए कि आपको देख के समझ में आ जाए। जैसे पावर 6 वाला मैंने बताया था, तो एक क्वेश्चन उसमें डाल लीजिए कि पावर 6 का आ गया तो हमें सबसे पहले उसका उपयोग करना है, इसको ऐड करना है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और जैसे 2 फॉर्मूले मैंने बताया a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इसको एक बार जोड़ने के लिए एक बार घटाने के लिए, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें। और जो a³ b³ का है, पिछली बार मैंने 1-2 क्वेश्चन उसके भी कराए थे जिसमें आपका a - b और a + b है, वो डायरेक्ट बिल्कुल आता है, पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पिछली बार बताया था, अभी फिर से लिख लो उसे, जैसे ये मैंने बताया था उसमें, ठीक है, ये मैंने उस दिन आपको बताया था। तो a³ + b³, अब बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कर दिया a² + b² + ab। अब ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल हो रहा है आपका। अगर यहाँ पे कोई बड़ी सी भी वैल्यू लिख दी, मान लीजिए 81 लिख दी, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 81 को हम क्या करें, इस तरह से बड़ा सा एक्सप्रेशन बना दें। अब आप सोचेंगे इसको स्क्वायर करें कि क्या करें, ये आपको दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपने अगर इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो आप तुरंत आंसर बता देंगे। तुरंत आपने इसको 81 को 27 को जोड़ दिया, तुरंत आपको पता चल गया कि कितना आंसर इसका होगा। 81 और 27 को जोड़ के देख लीजिए 108। आपने लगाया भी नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं किया और देखते ही आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। एक इस नेचर का क्वेश्चन और जो आपका a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इसको प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए, ये 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। कुछ करना नहीं है, सिंपल आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप उसको 1-2 बार किए रहेंगे, देखते ही आपको पता चलेगा। अब आपका क्वेश्चन ये है, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि x - 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है कि शेषफल आपका कितना है
जीरो है, उल्टा विभाजित हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब आपसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। अब आप बताइए कितना आएगा, कुछ तो आएगा, जरा के देखिए, मैंने रैंडम क्वेश्चन किया। जो सबका सही आ जाएगा तो सही हो गया, मेजॉरिटी का जो आंसर होगा वही आंसर सही है, और बाकी लगा के भी देखेंगे। कितना आ रहा है, -62। अब इसी में देखिए, कुछ लोग का 62 आ रहा है, कुछ लोग का -62 आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, ठीक है, सही है, क्योंकि माइनस और प्लस में जमीन आसमान का अंतर होता है, और जो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे वो प्लस वाले भी दिए होते हैं और माइनस वाले भी जरूर दिए होते हैं, और जो बच्चे करते हैं ना उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है, आधे प्लस की ओर चले जाते हैं, आधे माइनस की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ पे करके देखते हैं कितना आएगा। fx की वैल्यू जीरो आपको बता दी गई है कि ये पूर्णता विभाजित है, x -2 से भाग दिया गया है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 2 की पावर क्यूब 3 2 स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस k, कितना आ रहा है, ये यहाँ पे +62 हो जाएगा इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -62। ऑप्शन में आपको दिया होगा 52 62 -52 -62, इस तरह से आंसर देगा। एक आठ डिजिट लगभग मैच भी करती रहती है, अक्सर जो है या तो ये पहला वाला मिला देंगे या तो ये दूसरा मिला देंगे, कुछ ना कुछ पहला दूसरा डिजिट मिला भी देते हैं, और बस प्लस माइनस में बाइफर्केशन कर देते हैं, वहीं से आपको आंसर चूज करना होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें जो अलजेब्रा में है, जैसे मैंने इतने टाइप के क्वेश्चन आपको जो शुरू में थे फॉर्मूला बेस्ड, उसके एप्लीकेशन के लिए फॉर्मूला बता दिए। एक पार्ट एक सेगमेंट आपका ये हो गया, दूसरा सेगमेंट उसमें इक्वेशन का था, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैंने आपको बता दिया। विविधता कैसे निकाला जाता है, आपके रूट्स मूल कैसे निकाले जाते हैं वो मैंने बता दिया, और अगर आप किसी नंबर से fx से उसको भाग दे रहे हैं तो कैसे उसकी वैल्यू निकलेगी, इतना चीज हम लोग कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। अब एक चीज और बच रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज बेसिस पे आते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए एक आयु वाले क्वेश्चन हो गए, सिक्के वाले क्वेश्चंस हो गए, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो कोई भी चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग इसीलिए सब टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं कि आपको सारे टाइप्स पता चल जाए और एटलीस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस सबकी हो जाए। एक लैंग्वेज बेसिस का क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में। रमेश के पास ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं। ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्के 50 हैं
यदि कुल सिक्के 50 हैं और धनराशि 75 रुपए है और धनराशि 75 रुपए है, तो 1 और 2 के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 और 2 के सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और लोग आंसर बता दो। 25 और 25। अब इसमें ऑप्शन देखो कैसे दिए रहेंगे। एक ऑप्शन तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन देखते ही हमें ये समझ में आ रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या 50 उसने बता दी। तो जो आंसर हमें दिया होगा, एक तो हमारा कंडीशन बन गया 25-25, एक बन गया 20-30, मतलब आपके टोटल सिक्के 50 ही निकल के आएंगे। आप अगर आंसर से टैली करेंगे तो कुछ इस तरह से दे दिया। यहाँ पे देखिए, अगर हम चारों कंडीशन में नंबर ऑफ सिक्के अपने ऐड कर रहे हैं तो सब में देखिए 50-50 है। यहाँ से 50-50 हो गए। आंसर से भी हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। उसकी ट्रिक समझिए। जैसे हमारे पास ये पहला ऑप्शन है, सपोज दैट हमारे पास सिक्के हैं 1 रुपए के और 2 रुपए के। अगर हम पहले केस में 1 रुपए का सिक्का हमारे पास 25 है और ये हो गया 2 रुपए के सिक्के 25 है, तो टोटल कितना पैसा हो गया? कितना हो गया? 75। और दूसरी जो हमारी कंडीशन थी वो क्या था? धनराशि हमारी 75 रुपए हो रही थी, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब यही आंसर करेक्ट होगा। ये हम बता रहे हैं आपसे ऑप्शन से कैसे निकालेंगे। अभी हम क्वेश्चन भी करके आपको बताएंगे, लेकिन हम ऑप्शन से भी बता रहे हैं कि हम ऑप्शन देखते हुए भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। दूसरे कंडीशन में करेंगे तो कितना आएगा? 20 + 30 × 2 60 ये हो रहा है 80 रुपीज हो गया। इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। इसको करके देखो। 10 + 40 × 2 कितना हो रहा है? 90। ये भी करेक्ट नहीं है। नाउ दिस 15 + 35 × 2 कितना हो रहा है? 105। इसका मतलब है कि सिर्फ पहली कंडीशन ऐसी थी जिसमें हमारी धनराशि 75 रुपीज हो रही। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये है। ये हमने चारों ऑप्शन देख के निकाल लिया। अब क्वेश्चन करना कैसे, अब उसे करते हैं। जैसे ये तो 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के थे तो हमने फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मान लो अगर बहुत ज्यादा करेंसी बता दी गई तो कैसे करेंगे? तो मेथड भी हमें पता होना चाहिए। 1 रुपए के जो सिक्के हैं हम उसको मान रहे हैं x हमारे पास है, और जो 2 रुपए के सिक्के हैं उसको क्या मान रहे हैं? y। तो x + y कितना है? 50। हमारे पास 50 सिक्के हैं टोटल, और धनराशि कितना कह रहा है? 75। यानी x 1 रुपए का सिक्का है, यानी 1 × x = x है, और y हमारा 2 रुपए का सिक्का है, यानी 2y = 75। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारी एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब हम इसको सॉल्व करके x और y की जब वैल्यू निकालेंगे तो जितना x आएगा वो 1 रुपए का सिक्का हो गया, और जो y आएगा वो हमारा 2 रुपए का सिक्का हो गया। इसको कट किया, इसको कट किया, ये कट हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा? -y, यहाँ -25, यानी y = 25। अब हम किसी भी इक्वेशन में अपनी इसकी वैल्यू रख देंगे। x + y = 50, x + 25 हमें मिला हुआ है, यानी x = 50 - 25 = 25, यानी x = 25, y = 25। ये हमने करके भी देख लिया कि हमारी वैल्यूज इतनी आ रही है। ठीक है, तो हमें ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी इसी
तरह से सॉल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में केस के। एक व्यक्ति की आयु अपने दोनों बेटों की आयु के योग, एक व्यक्ति की आयु अपने दोनों बेटों के आयु के योग से, एक व्यक्ति की आयु अपने दोनों बेटों की आयु के योग से 3 गुनी है, तिगुनी है। अब से 5 वर्ष के बाद, अब से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु अपने बेटों की आयु, उनकी आयु अपने बेटों की आयु के योग से 2 गुनी होगी, के योग से 2 गुनी होगी। तो पिता और पुत्र की आयु बताइए। अब इसके आंसर हम आपको दे रहे हैं ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आंसर्स में देखिए, पहले क्वेश्चन करिए। सबको मैंने 3 गुना बना के रखा है, इसको देख के नहीं पता चल पाएगा। इसमें क्वेश्चन में बस एक चीज थोड़ी सी घूमी हुई है कि इसमें 2 बेटे ले लिए। पहली बात, अभी तक के आपके जितने क्वेश्चंस होते थे एक बेटे की बात होती थी, यहाँ पे 2 बेटों की बात होती, बाकी कुछ भी घुमा हुआ नहीं। जैसे आप करते थे क्वेश्चंस वैसे ही करिए तो शायद हो जाएगा। बस एक स्टेप आपको ये बताना है कि 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद एक बेटा आपका 5 ईयर इंक्रीज करेगा, वैसे ही दूसरा भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो आप जहाँ पे +5 करेंगे वहाँ 5 + 5 करेंगे बस, और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसे आप करते थे वैसे ही करना। नहीं आ पा रहा, बताएं। हाँ, एकदम सही आंसर। जो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेता है ना, वो इतने हिंट के बाद कर लेना चाहिए उसको। जो कर लेता होगा वही कर पाएगा इतने हिंट के बाद। बस इसमें यही हिंट देना था। पुत्र की आयु का योग हम मान रहे हैं, पुत्र की आयु का योग यहाँ लिख लो पूरा। दो पुत्र हैं, उनमें आयु का योग आपको मानना है, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों पुत्रों की एज जो है जोड़ के दे रहा है आपको, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो उनसे कितना मान लिया आपने, x, और पिता की आयु कितना मान रहे हैं, y। यहाँ पे एक बार लिख लो माना, मान रहे हैं। रीजनिंग और मैथ्स में मानते बहुत, हर चीज माना माना होता है। तो ये हो गया आपका। अब आपका जो केस फर्स्ट दिया है, यानी जो पहली कंडीशन दी है आपको, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, पढ़िए उसको। पहली कंडीशन क्या कह रही है,
नेचुरल सी बात है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से सोचा करिए कि जो पुत्र है पिता, इसमें आयु किसकी ज्यादा होगी? पिता की ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। ये जो इक्वेशन हमने लिखी, सबसे पहले हमने लिखा x इक्वल टू वाई लिखा था हमने, तो इसमें ये टर्म बड़ा होगा कि ये टर्म बड़ा होगा? y बड़ा होगा। तो निश्चित सी बात है हमें इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से किया करिए, वैसे लैंग्वेज में तो साफ दी हुई है कि इसकी 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी हमने इसमें कर दिया, ठीक है। तो 3x इक्वल टू वाई, ये आपकी पहली कंडीशन बन गई, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन जनरेट हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? अब 5 वर्ष बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे 2 पुत्र दे देते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या किया? x प्लस 5 और पिता की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद। आज आप जितने साल के हैं उससे 5 साल ज्यादा होंगे, उससे 5 ऐड कर दीजिए। अगर आज से हम 5 साल बाद पूछते हैं, जैसे ये 20 ईयर है मान लो, और 5 साल बाद हम पूछे कितने ईयर के हो जाएंगे तो 25, उसमें 5 हम ऐड कर देंगे। सेम क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 5 साल बाद की कंडीशन कह रहा है, तो 5 साल बाद कह रहा है, हम सबसे पहले 5 और 5 इसमें जोड़ देंगे, तो 5 साल बाद इतनी हो जाएगी। अब कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन पे गौर फरमाइए, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पढ़िए, कितने गुना कह रहा है? x प्लस 10 बन गया ये आपका, ये y प्लस 5 बन गया। अब ये 2 गुनी कह रहा है, तो हमने 2 गुनी इसमें कर दिया, तो 2x प्लस 20 इक्वल टू y प्लस 5। अब इसको इधर ले जाके अपनी इक्वेशन पहले बना देते हैं। टू एक्स प्लस 20 इक्वल टू वाई प्लस 5, 2x, ये y यहाँ ले आइए और ये 20 इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा? -15। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन वो है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब दोनों को सॉल्व करिए। 3x माइनस वाई बराबर 0, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये क्या हो गया? कट हो गया। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, यानी x इक्वल टू 15 ईयर, यानी पुत्रों की आयु का योग कितना आएगा? यहाँ पे पुत्रों वर्ड लिख लो, तो यानी x इक्वल टू 15 ईयर। अब पहली कंडीशन किसी में भी रख दो, 3x इक्वल टू वाई, ये पहली कंडीशन है आपकी, और x इक्वल टू आपको कितना मिला हुआ है? 15, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 45, ठीक है। यानी x इक्वल टू आपका आ गया 15 और y इक्वल टू 45। अब जो कंडीशन में आपके कह रहा है, आप वैल्यूज रख के देखिए, अपने आप आपको लगेगा कि जो कंडीशन आपको दी हुई है वो एग्जैक्ट सही है। और ये जो दिया रहता है ना क्वेश्चन, आपको जो ऑप्शन ये 4 दिए थे, जब आप अगर उसको भी वैल्यू पुट कर देंगे उससे भी आंसर आ जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत टफ बना दिया तब वहां पे हम उससे नहीं निकाल पाते, उसके लिए हमें मेथड पता होना चाहिए। इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस का आपको दोनों बता रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं और मेथड से कैसे। ऐसा ना हो मेथड पता ही नहीं है, ऑप्शन से आप निकाल नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन से भी आना चाहिए और मेथड से भी आना चाहिए। ऑप्शन से इसलिए कि आपका टाइम बच जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कम टाइम है, तो हमें टाइम भी तो बचाना है कि हम सारे क्वेश्चन पढ़ सकें, उसे कर सकें। कभी कभी क्या होता है कि जो हम आगे बढ़ते रहते हैं टफ क्वेश्चंस रहते हैं, और पता चला पीछे वाले पेज में इतने इजी क्वेश्चन है कि हमें एक बार रीड करते हैं हमें आ जाते हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। बाद में हमें पता चला कि इस पेज में तो हम देखते ही करते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपना टाइम भी तो मैनेज करके चलना है वैसे ही। इसीलिए हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं कि हमें किसी भी क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक भी पता होना चाहिए और पूरा प्रोसीजर भी पता होना चाहिए कि हम किस स्टेप के बाद क्या क्या करेंगे।
जैसे हमारे पास नहीं होगा, हमने तुरंत अपना प्रोसीजर लगाया और आंसर हमें मिल गया। और प्रोसीजर से अगर आप जाएंगे तो तुरंत आंसर भी मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं गलत नहीं करेंगे तो कहीं भी आपका गलत नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन आप पता चला बीच में प्लस गलत कर देंगे, मल्टीप्लाई, जैसे 3 गुना इधर करना है, अब आपने इधर कर दिया तो कभी आंसर आएगा? कभी सही आंसर नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो भी लेके हमें चलना है। और इस क्वेश्चन से हमेशा ये याद रखा करिए कि जिसकी एज ज्यादा है, जब हम ये अपना ये बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो जिसकी एज ज्यादा है उसके अपोजिट में अक्सर मल्टीप्लाई होता है, हमेशा अपोजिट में होता है। क्योंकि हमें ये इक्वेशन क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। इक्वल तभी होगी जब हम इधर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा इक्वल होगा। जैसे इधर मान लो 45 है, इधर इसकी वैल्यू 15 थी, तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 45 आएगा। ये क्लियर है, इसीलिए इसको ऐसे भी हमें देखना है। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है काफी होगा, है ना। आज काफी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ले लिए हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए। और अलजेब्रा के भी अगर वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज वाले 2-3 तरह के और ले लेंगे, आपका ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर इसका नया टॉपिक लेके चलेंगे। एक ही तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बीच में 2-3 क्वेश्चन लगाते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता है। जैसे अभी आपका जैसे ही अलजेब्रा ये खत्म होगा, हम लोग इसके 1-2 क्वेश्चन जैसे ही आएंगे वैसे कर देंगे, बस आप अपना रिवीजन करिए, हम दे देंगे। अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब आपका रिवीजन सही है। बस ऐसे रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये नहीं कि पता चलो वही पढ़ते जा रहे हैं, वही, तो ऐसे आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें सिलेबस भी देखना है। पूरे सिलेबस में सब जगह से टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कई पार्ट ऐसे हैं कि उससे इजी क्वेश्चन तुरंत निकल जाते हैं, इसलिए हमें पूरे सिलेबस को भी टच करना है। ठीक है,